माननीय सभापति महोदय, ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योत्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, हमें असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। मंगलाचरण की इस प्रार्थना का तात्पर्य हमारी डबल इंजन सरकार के प्रथम बजट से झलकता है। पूर्ववर्ती सरकार के नकली दावों से हमारी ठोस वित्तीय प्रबंधन की 100% गारंटी वाला ये हमारा बजट है, और जो इस भजनलाल सरकार जी का भी प्रथम बजट है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के तत्कालीन चुनावी लाभ के लिए जिस तरह से वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार आनन फानन की योजनाओं के अंधकार से स्वतंत्रता की प्राप्ति के 100 वर्ष पूर्णता के 2047 के 25 वर्षों को विजन को लेकर ठोस वित्तीय प्रबंधन युक्त प्रदेश के सुनहरे भविष्य वाली हमारी सरकार के प्रथम बजट का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि हमारी भजनलाल सरकार और दिव्या कुमारी जी ने इतना शानदार बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। नकल, बजरी, घातक मादक पदार्थ के माफियाओं के अपराधों के सामने नतमस्तक कांग्रेस सरकार से अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे युवाओं के सुनहरे भविष्य को समर्पित है हमारी राष्ट्रवादी भाजपा सरकार का प्रथम बजट। इसी सरकार का प्रथम बजट उसके 5 साल के कार्यकाल का विजन डॉक्यूमेंट होता है। डबल इंजन की केंद्र प्रदेश की विकास को समर्पित सरकार की डबल शक्ति से युक्त हमारा बजट युवा शक्ति को समर्पित बजट है, जो प्रदेश के प्रत्येक जिले, प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए ठोस योजना और गारंटी वित्तीय प्रबंधन वाला बजट है। और इस बजट से किसान, व्यापारी, शहरी, ग्रामीण सभी राजस्थान वासियों को एक लंबे आशा के रूप में एक उम्मीद से देख रहे हैं, उसको ये सरकार पूर्ण करने में जरूर सफल होगी। हम अभी पूर्व में जो साथी विधायकगण हैं उनकी बात को मैं सुन रहा था। मैं सदन में पहली बार चुन के आया हूँ, पर राजनीति में नया नहीं हूँ। मैं पिछले 40 वर्षों से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने इस राजनीति के अंदर जब भी चुनाव हुए, जब भी बात होती थी, एक ही नारा सुनता था, पानी बिजली दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। और मैं ये अभी तक समझ नहीं पाया कि ये नारा इतने लंबे समय तक क्यों चला। सरकारें कई पक्षों की आई और गई, पर ये नारा अजर और अमर आज तक है। पर ये अजर अमर आज तक था क्योंकि पहली बार राजस्थान की चुनी हुई सरकार ने अपने पूरे पहले साल के विजन के रूप में राजस्थान में पानी की समस्या कैसे दूर हो इस बारे में ध्यान दिया, और बिजली की समस्या कैसे दूर हो इस बारे में ध्यान दिया। और जो हमारे साथी विधायकगण इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये सरकार लंबे वादे कर रही है, सुनहरे सपने दिखा रही है, उसकी वजह यह है कि उनका पालन पोषण और उनके वैचारिक पालन पोषण उस जगह हुआ जहाँ पे तत्कालीन लाभ और तत्कालीन जो लाभ लेकर चुन के आ सकते हैं और राजनीति कर सकते हैं, उसी तरह का उनको अभी तक ज्ञान का वर्धन हुआ है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लंबे विजन डॉक्यूमेंट बनाने का क्या फ़ायदा होता है, लंबे विजन का फ़ायदा क्या होता है। उनको ये अगर देखना हो तो पिछले 10 साल के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 2014 से 2024 की जो सरकार है, वो एक लंबे विजन के साथ आदरणीय मोदी जी ने 2024 में 2030 का विजन रखा और 2023 में 2047 का विजन रखकर आज़ादी के अमृतकाल में भारत को क्या क्या अचीव करना है उसके बारे में चर्चा की। मैं इस बजट के अंदर जो घोषणाएं हुई, मेरे पूर्ववर्ती सदस्यों ने उस बारे में बताया है कि जल के अंदर जल जीवन मिशन में क्या घोटाले और हमने क्या उस बजट में एलोकेशन किया, कैसे हम काम करेंगे, सड़क के लिए हम क्या काम करेंगे, आरओबी ग्रीनवे एक्सप्रेस हाईवे के लिए हम क्या काम करेंगे, और उस बारे में सभी जो योजनाएं आप सबके सामने रखी उसको मैं विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा, पर यह मैं जरूर बताऊंगा कि उनका बार बार एक कथन था कि
कुछ योजनाओं को उन्होंने 5 साल के अंदर पूरा करने की बात कही, किसी को 2 साल में पूरा करने की बात कही। ये बात हमारी सरकार ने हमारे बजट में इसलिए कही क्योंकि कुछ योजनाएं जो होती है उनकी वो धरी की धरी रह गई, और आदरणीय कुलदीप जी ने उस बारे में विस्तृत चर्चा की कि पिछली सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की थी उन घोषणाओं का शुभारंभ भी नहीं हुआ और वो धरी की धरी रह गई। पर अगर किसी योजना को, योजना उसी को कहते हैं 2, 3, 4, 5 साल बना के काम किया जाए, क्योंकि 1 साल में उसको काम को पूरा नहीं कर सकते। कमिटमेंट होना चाहिए कि हम इस बजट में ये दे रहे हैं, अगले साल ये एलोकेट करेंगे, ये 3rd ईयर ये एलोकेट करेंगे, उसको कमिटमेंट कहते हैं। क्योंकि इन्होंने कभी योजना बना के काम नहीं किया, इसके लिए कभी वो सब्जेक्ट ही इनको मालूम नहीं है जिस सब्जेक्ट के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं। और उद्योग के क्षेत्र में जो हमारी भाजपा सरकार का जो बजट है, मैंने इतना त्वरित रूप से इस विधानसभा के अंदर सदस्यों के द्वारा पिछले कई टाइम से जो मांग इस सदन में चल रही है, इतनी जल्दी उनका निराकरण हो जाएगा इस बारे में कभी नहीं सोचा था। कुछ दिन पहले रिको के वार्षिक प्रतिवेदन के ऊपर विचार हुआ था। उस विचार में कई लोगों ने इंडस्ट्री के लिए अपने सुझाव दिए थे। मैं बहुत हर्ष के साथ कहता हूं और मुझे गर्व महसूस होता है, मैं उस पार्टी का सदस्य का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहा हूं जिस पार्टी के सरकार ने रिको के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर जो उस दिन मांगे मानी थी, वो 7 दिन 8 दिन बाद इस बजट के अंदर उन मांगों को मान के उसको मूर्त रूप दिया गया। और इतनी संवेदनशील बातों को उनको माना, जैसे जोधपुर में एम्स है, एम्स के बाद रिको का एरिया है, उसके अंदर सारी इंडस्ट्री चलती है, प्रदूषण होता है, डॉक्टरों ने कह दिया। उस दिन सदन में ये बात रखी और कल उसकी नीति की घोषणा कर दी गई। और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के एक साथी अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें अपने करके बात कर रहे थे, जब उन्होंने राज्य सरकार की बात नहीं करके केंद्र सरकार के बजट और उसके ऊपर चर्चा चालू कर दी, तो उनका भी मैं एक जवाब देना चाहता हूं। उनका कहना था कि 4,500 या 45,000 करोड़ केंद्र अगर राज्य सरकार को अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए नहीं दिया होता तो क्या होता। दूसरा, रोहित जी ने सवाल उठाया कि पहले केंद्र से पहले राज्य का बजट क्यों लाए, इसकी आपको इतनी जल्दी क्या थी, और केंद्र की योजना के बजट के अंदर आपको क्या क्या मिलता, किस मद में कितने रुपए मिलते, उस मद के हिसाब से राज्य का बजट बनता तो शायद वो बजट, आप जो बजट बनाए वो पूरा होता। पर हम लोग, हमारी भजनलाल सरकार ये बजट पहले इसके लिए लेकर आई है कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे और जनता ने उनको भरोसा देकर इस सदन का मुख्यमंत्री बनाया, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, सदन का नेता बनाया। इतना आत्मविश्वास उनके अंदर था कि हम जो बजट के अंदर वादे करते हैं, ये भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी और भजनलाल की गारंटी है, ये गारंटी कभी फेल नहीं होगी। और इस गारंटी के मत पर ही उन्होंने इस बजट की रचना की है। और केंद्र सरकार की जब बात करते हैं और जीएसटी की जब उन्होंने बात की कि जीएसटी से हमको कितना पैसा मिलेगा, हमेशा कम हो रहा है, पर उनकी सूचना के लिए बता दूं कि जीएसटी के अंदर जो 2016 में जो जीएसटी चालू हुई थी 18 के अंदर, तब 82,000 करोड़ पूरे एवरेज मंथली कलेक्शन था, जो अभी 2024 में 1,68,000 करोड़ रुपए पर मंथ कलेक्शन केंद्र सरकार का होना चालू हो गया है। प्रति वर्ष उसमें वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि आगे कायम रहेगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जीडीपी जो 2014 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई थी, उस समय से बढ़कर लगभग दोगुनी जीडीपी अभी हो गई है। और आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी जो है वो ग्रोथ है वो भारत के अंदर हो रही है। दूसरा, उन्होंने क्वेश्चन उठाया था इन्फ्लेशन का, और 2014 के अंदर जब भाजपा सरकार आई थी केंद्र में, जब इन्फ्लेशन 8% था और 2024 के अंदर इन्फ्लेशन 4% है। उनको ये भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे इन्फ्लेशन उस समय से भी बढ़ गया,
ग्रोथ घट गई, ये उनके सारे दावे सिर्फ जुमले हैं, वैसे ही जुमले हैं जैसे कांग्रेस की सरकार के पिछले जुमले थे। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो माननीय अशोक गहलोत जी का गृह क्षेत्र है। मैं आपको 3-4 नमूने बता के बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे बोलना कुछ और था, पर चूंकि यह बात सुन के उसका जवाब देना ज्यादा जरूरी था। जोधपुर के मुख्यमंत्री जो पिछली सरकार में थे, उनको खुद ये कहना पड़ा जोधपुर में आकर के एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराओ, 8 किलोमीटर दूर पाल रोड में मेरी सभा है, और अफसरों को इतना कह दिया, उसके बाद में इतने गड्ढे हैं कि मैं रोड से नहीं जा सकता। ये एक पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, उन्होंने जोधपुर के अंदर RUDIP से करीबन 300 करोड़ रुपए का बजट दिया। 3 विधानसभा लगती है, सूरसागर शहर और सरदारपुरा, तीनों में पैसे बराबर बांटे। जब काम चालू हुआ, क्योंकि उनका मन सरदारपुरा में ज्यादा लगा हुआ रहता है, जोधपुर शहर की 68 में से 33 किलोमीटर रोड और सूरसागर की 58 में से 14 किलोमीटर रोड सिविल लाइन वो पूरी की पूरी घोटाले से शिफ्ट कर दी सरदारपुरा में, और वहां पे भी वो सिविल लाइन नहीं बनी। ये उनकी मंशा है। वो जो बात करते हैं बजट के एक भी वादे पूरे करने में वो अक्षम रहे, और जब सरकार ने पूरे मनोबल से उसको पूरा करने के लिए बजट का निर्माण किया, और हमारे भजन लाल जी के नेतृत्व वाली पूरी कैबिनेट ने उस बजट को अप्रूव के सदन में रखा, और श्रीमती दिया कुमारी जी ने उस बजट को प्रेस किया, पूरा सोच विचार करके समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी, भले वो युवा हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, अपने चिकित्सा हो, सब जगह उन्होंने सब लोगों का ध्यान रखे, सबका समावेशी विकास करने के लिए ये बजट रखा। और मैं समझता हूँ इस बजट से विकसित राजस्थान के साथ साथ विकसित भारत का जो नरेंद्र मोदी ने सपना देखा वो पूरा होगा। एक बात जरूर इस सदन के माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमने कुलपति को तो कुल गुरु बना दिया, पर पिछली सरकारों ने ऐसे जो रिटायर्ड कुल गुरु और जो प्रोफेसर और जो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कर्मचारी है, उनके पेंशन की सूद नहीं ली। मैंने बार बार इस बारे में लिखा भी है, और आगे भी इसका मैं मांग करूंगा कि ऐसे सभी ज्ञानियों की और जो हमारे गुरु रहे हैं, उनकी पेंशन का जो भी राशि है वो सरकार खुद वहन करके नियमित रूप से उनको पेंशन मिल सके, उसका हमको ध्यान देना पड़ेगा।